आज हम लोग रोले का प्रमेय देखेंगे। रोले का प्रमेय में क्या है, रोले का प्रमेय कैसे हम लोग सत्यापित करेंगे, रोले का प्रमेय क्या होता है, चलिए देखते हैं। रोले का प्रमेय क्या कहलाता है कि माना अगर आपको क्या दे दिया जाएगा, एक वास्तविक फलन दे दिया जाएगा। माना वास्तविक फलन f अंतराल, इसको विवृत संवृत अंतराल बोलते हैं, बंद अंतराल यानी संवृत अंतराल बंद अंतराल कैपिटल जब बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, संवृत अंतराल। संवृत अंतराल a, b r इस प्रकार, ये r जो दिया है इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है ना a और b ये वास्तविक संख्या में आएंगे, यानी a और b यहाँ पे दिखाया गया, वहाँ पे आपको नंबर्स में दिखाया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे नंबर्स होगा वो क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। इस प्रकार परिभाषित हैं कि यानी कि जो फलन होगा ना वो a और b पे इस प्रकार परिभाषित होगा कि संवृत अंतराल f संवृत अंतराल f संवृत अंतराल a, b में सतत आप लोगों ने फलन में पढ़ा है, सतत पढ़ा होगा क्या, f संवृत अंतराल a, b में सतत है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसकी तीन शर्तें हैं। इसकी कितनी शर्तें हैं, तीन शर्तें हैं। यदि तीनों शर्तें इसकी पूरी हो जाती हैं तो ये रोले के प्रमेय को क्या करता है, सत्यापित होता है कथन पे, ठीक। अगर तीनों में से अगर ये मान लीजिए ये सतत हो जाए, ये आपका हो जाए और ये हो जाए और ये ना हो, अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं करता है, शर्तें को पूरा नहीं करता है, तो वो हमारा रोले का प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली शर्त इसकी रोले की यह है कि f संवृत अंतराल a, b में सतत है। दूसरा f विवृत अंतराल मतलब क्या, खुला, यानी इसका मतलब ये कि देखिए संवृत अंतराल का मतलब ये होता है, आपका मान लीजिए कि आपका ये है a, b, अब मान लीजिए कोई फलन हमारा x के रूप में होगा तो इसका मतलब ये होता है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू a इज लेस आर इक्वल टू b, यही आपका मान होता है। इसमें क्या होता है, हम लोग a को भी शामिल कर सकते हैं, यानी x बराबर a को भी शामिल कर सकते हैं और x बराबर b को भी शामिल कर सकते हैं, यानी x का मान a से लेकर b के बीच में सारे वो मान होंगे। जैसे मान लीजिए a का मान 1 है और b का मान क्या है आपका 3 है। अगर ये 3 है ना तो ये कहने का मतलब कि x बराबर हम 1 को भी लेंगे और x बराबर 3 को भी लेंगे, और इसके अंदर आने वाली वही सारी संख्याएं होंगी जो माने आती है, इस दो अंकों के बीच के अंदर अनंत संख्याएं आती हैं। माने बोल दिया जाएगा कि 1 और 3 के बीच कितनी संख्या होंगी, अनंत संख्याएं होंगी, बहुत सारी संख्याएं होंगी, पॉइंट्स में लेते जाइए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, विवृत अंतराल हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये संवृत अंतराल है ये, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक नंबर खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया b और ये हो गया a, तो इसका मतलब ये है कि a और b दोनों को लेंगे ना तो दोनों को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, और a और b के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं वो तो आगे आएंगे ही, क्योंकि a से बड़ा और b से छोटा, यानी कि a से बड़ा और b से छोटा मतलब क्या है, इसके अंदर आने वाले सारी संख्या x का मान हो जाएगी, और क्या a भी मान होगा और b भी मान होगा, यानी a को भी लेंगे और b को भी लेंगे और उसके दोनों के बीच में आने वाली सारी संख्याएं, तो ये इसका मान हुआ, यानी कि विवृत अंतराल मान संवृत अंतराल का मतलब ये हुआ। और आपका ये कह रहा है कि f विवृत अंतराल, जो विवृत अंतराल होता है ना उसको बोलते हैं खुला अंतराल। विवृत मतलब क्या, खुला अंतराल। जो खुला अंतराल होता है उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं, छोटे वाले कोष्टक के रूप में लिखते हैं, और जो संवृत अंतराल होता है उसको हम लोग कैपिटल के अंदर लिखते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, विवृत अंतराल में अवकलनीय है। पहले तो हम देखेंगे कि सतत है कि नहीं, दूसरी बार हम देखेंगे क्या है वो अवकलनीय है कि नहीं। अगर यहाँ पे अवकलनीय नहीं होती है तो सीधे यहाँ से हम स्टेप आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे कह सकते हैं हम क्या कि ये रोले के प्रमेय को सत्यापित नहीं करेगा, या इस पर रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। अगर ये आपका सतत हो गया और इस पे आपका क्या हो गया
अवकलनीय हो गया, तब जाकर हम ये तीसरे स्टेप के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। तीसरे स्टेप पर जाएंगे कि तीसरा स्टेप हो रहा है कि नहीं। तो पहली बात तो इसको देखते हैं, खुला अंतराल क्या है। अब मान लीजिए कि खुला अंतराल क्या है, ये ऐसे है आपका a, b। तो हमें x के रूप में कोई भी फलन होगा तो x की वैल्यू हमें जो रखनी होगी b से छोटा और a से बड़ा, ये रखेंगे। r इक्वल का चिन्ह नहीं, यहाँ पे r इक्वल टू का चिन्ह है ना, तो इसका मतलब कि हम एक x बराबर a भी हो सकता है और x बराबर b भी हो सकता है, और x का मान a से बड़ा भी हो सकता है और b से छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे इसका मतलब ये कि x इज नॉट इक्वल टू a और x इज नॉट इक्वल टू b। x की जो वैल्यू होगी a और b के बीच वाली होगी, ना कि a और b के बराबर होगी, ठीक है ना। हम a को छोड़ देंगे और b को छोड़ देंगे। इसका हम लोग रेखा पर दर्शाते हैं तो क्या ये है ना खुला अंतराल, तो इसको हम लोग कलर नहीं करते हैं, ये b है और ये a है, और इसका जो x का मान होगा इसके बीच में आएगा। जो ये सब आ रहा है ना, ये वाला नहीं लेंगे हम लोग, इसके अंदर आने वाले जो वैल्यू होंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 के और 3 के बीच में तो कोई वैल्यू लेना है तो क्या लेंगे हम लोग, 0.5, 0.3, मैंने ऐसे करके लेंगे। 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि एक तो सॉरी हम गलत बोल रहे हैं, वो एक लेंगे, या 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डैश डैश ऐसे करके तो ये जाएंगे, बहुत सारी संख्या आएंगी, अनंत नंबर आते हैं। 0 नहीं लेंगे क्योंकि 1 से बड़ी है ना, 1 से छोटा नहीं ना, बड़ा है ना, तो 1 कुछ 1 कुछ ऐसे करते जाएंगे, 3 तक आएंगे। 3 में भी क्या, 3 से पहले क्या 2.99, 2.99, 3 को नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो 3 को तो हमें लेना नहीं है, हमें बस इसके बीच में 1.1 से स्टार्ट करेंगे, 2.9 तक स्टॉप हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी तो बहुत सारी संख्याएं बन सकती है ना, बहुत सारा बन जाएगा। देखिए हर एक 2 संख्या आ जाएगी, उसके बीच कहा जाएगा कितनी संख्या होंगी, तो अनंत होंगी। किसी भी मान लीजिए आपको पूछ दिया 0.1 और 0.2, कहेंगे कि क्रम से आता है। अब इसके बीच की संख्या पूछ जाएगी तो कितनी संख्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि निकालते रहिए बहुत सारा दशमलव में ले जा करके, बहुत सारी संख्याएं होंगी, ठीक है। ओके, अब देखिए अब यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दोनों तो मान लीजिए दोनों आपका दोनों आ गया, दोनों को परिभाषित करता है, ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, ये जो रोले की है ये दोनों शर्तें पूरी हो गई। अब आ गया ये कि हमारा जब शर्त पूरी हो गई तो हम f बराबर a और f बराबर b, जो भी हमारा फलन दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, a की पहले अंतराल माने जो ये पहला बिंदु है ना उसका मान रख करके निकालेंगे fa का, और फिर दूसरा बिंदु रखेंगे तो fa का कुछ मान आएगा। यदि दोनों मान क्या होता है आपस में बराबर आ जाता है तो वो फलन क्या होगा, वो उस पर रोले का प्रमेय सत्यापित हो गया, 3 हो गया। या अगर यहीं पे fa इज नॉट इक्वल टू fa इज नॉट इक्वल टू fb आता है तो यहाँ पे रोले का प्रमेय सत्यापित। मान लीजिए दोनों शर्तें ये पूरी हो गई, ये तीसरी शर्त पूरी ही नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। अगर ये मान लीजिए कि तीनों शर्तें पूरी हो गई, मान लीजिए कि इस पे तीनों शर्तें क्या हो गई, पूरी हो गई। जब तीनों शर्तें इसमें पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला चरण देखेंगे। चरण ये इसी में है, जब ये पूरा होगा ना उसके बाद ये इतना स्टेप हम आगे जाएंगे। तो जब ये पूरा हो जाएगा तो रोले ने यह कहा है कि ए अंतराल a, b में कम से कम एक वास्तविक संख्या, कम से कम एक वास्तविक संख्या ऐसी होगी, यानी इस प्रकार होगी, डबल वार इस प्रकार लिख दिए, इस प्रकार अस्तित्व में होगी, तब अंतराल a, b में कम से कम एक वास्तविक संख्या c इस प्रकार अस्तित्व में होगी जिसके लिए f डैश c का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जिसके लिए f डैश c का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखिए f डैश c आएगा कहाँ से, तो पहली बात देखिए फलन हमारा दिया रहेगा, कोई भी मान लीजिए fx के रूप में कोई फलन दे दिया रहेगा हमारा, fx के रूप में fx के रूप में कोई फलन आएगा, तो f डैश c यानी कि c जो है इसके बीच में ना कोई होगी, तो इसके बीच में कोई भी संख्या होगी तो वो किसका मान होगा, xc के वैल्यू होगी, क्योंकि इसके बीच में जो भी संख्या होगी xc का नाम मान लेंगे, तो वो xc होगी। अर्थात fx आया है तो हमें f डैश c कब आएगा, जब f डैश x निकालेंगे तभी ना। तो चूंकि f डैश x है क्या, आपको मालूम है कि किसी भी फलन का हम जब प्रथम बार अवकलज करते हैं
तो उसका एफ डैश हो जाता है। अगर इसी का हम डी ओवर डी एक्स निकालेंगे तो ये हमारा एफ डैश हो जाएगा ना एक्स, और उसके लिए हम एफ डैश सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद जो आएगा उसमें हम एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, सी रख देंगे। उसके बाद उस समीकरण को क्या करेंगे, 0 के बराबर रख करके सी का मान निकालेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसमें सी रख देंगे, जो भी आया होगा मान उसमें सी रख देंगे। अब उसको हल करके हम सी का मान ज्ञात करेंगे। जब सी का मान हमारा आएगा जो, उसको चेक करते हैं। जब भी सी का मान हमारा जो निकलेगा ना, उसको हम चेक करते हैं कि जो सी का मान जो है इन दो संख्याओं के बीच में है या नहीं। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच में आ जाता है तो ये हमारा रोले का प्रमेय सत्यापित है, सत्य है। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, ज्यामितीय व्याख्या देखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं रोले की प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, अब देखिए रोले का ज्यामितीय व्याख्या क्या कहलाता है। यदि अंतराल ए, ये कौन सा अंतराल है, समवृत्त अंतराल है। समवृत्त अंतराल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ए और बी, एक्स की जो वैल्यू होती है ए और बी दोनों को ली जाती है, और उनके बीच आने वाली वो सभी मान होते हैं, साथ में ए और बी भी शामिल होते हैं, में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन में, इस बिंदु में परिभाषित एक वास्तविक मान फलन एफ एक्स इस प्रकार है कि यह बिंदुओं, कौन बिंदुओं, बिंदुओं ए और बी के मध्य सतत, हम दो बिंदु निकालते हैं ज्यामितीय में, क्या एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु बी ले लेते हैं ग्राफ पे। तो एक बिंदु ए, जैसे कहने का मतलब देखिए, हम कोई भी फलन दिया रहता है तो y बराबर न होता है, कोई फलन मान लीजिए कोई फलन आपका दिया रहता है ऐसे y बराबर एफ एक्स। ठीक है, y बराबर एफ एक्स, चूंकि ये जो मान है हमारा फलन एफ एक्स के रूप में है, तो ये जो वैल्यू है ये x की ना वैल्यू है, वैल्यू किसकी है, x की है। तो जो वैल्यू x की है, तो अगर हम x बराबर a लेंगे, तो ज्यामितीय में आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो x और y दोनों वैल्यू होती है, x अक्ष और y अक्ष पे। तो y बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एफ ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये ए बिंदु ज्यामितीय में कहाँ से आया, मालूम हो गया ना, कि कोई भी फलन, हम लोग अभी तक फलनों का अवकलन पढ़े हैं, तो y बराबर एफ एक्स के रूप में होता है। y बराबर एफ एक्स का मतलब ये कि कोई एक्स स्क्वायर प्लस है, वो जो भी हो, बहुपदी में हो या मापांक फलन में हो। ठीक है, तो x बराबर y बराबर एफ एक्स है, तो x की वैल्यू जब a होगी, तो y की वैल्यू, अरे x अक्ष पे a मान है ना, तो y अक्ष पे कितने मान होगा, ये एफ ए, यहां से निकाल लेंगे। इतना समझ में आया। तो ये कोई ये नहीं सोचना है ज्यादा कि ये कहाँ से आया, मालूम हो गया कहाँ से आया है। ठीक है, अब ये आ गया ना, तो और बिंदु B के मध्य सतत, तो बिंदु B भी दिखाएंगे ग्राफ में। एक बिंदु B लेंगे, यहाँ पे ये ले लिए, हम एक बिंदु B ले रहे हैं। तो चूंकि बिंदु B हम लेंगे तो क्या, एक पहला ले लिए A, और बिंदु B जब लेंगे तो उसमें दूसरा निर्देशांक रखेंगे, दूसरा बिंदु। तो x बराबर हमने क्या ले लिया, B, क्योंकि ये भी तो x ही के मान है, जो भी है वो x ही के मान है। तो x बराबर B लिया, x बराबर जब हमने B लिया तो y बराबर यहाँ पे क्या लेंगे बाबू, x बराबर B लेंगे तो y बराबर एफ बी आएगा कि नहीं। हमने x अक्ष पे बिंदु क्या है, ये पहले x रखते हैं उसके बाद y रखते हैं ना। आप कभी भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो पहले हम किसको रखते हैं, x को, उसके बाद y को रखते हैं। तो x का तो मान हमारा b है, और y का मान हमने निकाला है एफ बी है, हमने रख लिया। ठीक, इतना हो गया। अब कह रहे इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या है, सतत है। तो ये देखिए फलन कहीं कटा नहीं ना है, फलन कहीं बीच में टूटा तो है नहीं, सतत रूप से लगातार गया है, कंटिन्यूस। सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत मतलब कंटिन्यूअस, इस फलन सतत गया है ना, एकदम लगातार गया है, कहीं बीच में कटा नहीं है, रुका नहीं है। ठीक है, और अवकलनीय है,
यानी कि इन बिंदुओं पे फलन क्या होना चाहिए, सतत तो हो गया, और इन बिंदुओं पे क्या है, अवकलनीय, मतलब क्या, उसका अवकलन करने योग्य है, यानी कि ऐसा फलन जिसका अवकलन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तथा ए और बी, तथा ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य स्थित वक्र के प्रत्येक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप समझ रहे होंगे, आप लोग पढ़े हैं स्पर्श रेखा, क्लास 10वीं में पढ़े होंगे स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखाएं, तो ये बताइए किसी भी पॉइंट पे हम लोग केवल एक ही ना स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल एक बिंदु पे हम लोग एक से अधिक स्पर्श रेखाएं तो खींचता नहीं है। मान लीजिए ये वक्र है, ऐसे अगर इस पे हमने स्पर्शी खींचना होगा तो ऐसे खींचेंगे एक बिंदु पे, अगर इसके बाकी स्पर्शी खींचेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे ना। एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्शी खींच सकते हैं, वो चाहे कोई भी बिंदु हो, प्रत्येक बिंदु पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्पर्शी। इस पर स्पर्शी तो बहुत सारे खींच सकते हैं, प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शी खींचेंगे, लेकिन प्रत्येक बिंदु पे केवल एक स्पर्शी ही खींच पाएंगे। इसीलिए कह रहा है ये कि ए और बी के मध्य स्थित, ए और बी के मध्य स्थित यही ना है ग्राफ ऊपर, ये ए और बी के ऊपर जो ग्राफ ये है, इसके मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य एक बिंदु सी ऐसा है, जब दोनों सततता हो गई थी तो एक बीच सी है ना, तो सी बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, प्रत्येक बिंदु पर केवल एक स्पर्शी खींची जा सकती हैं, और बिंदु ए और बी की कोटियां, अर्थात पहले वाले हम बताए थे एफ ए बराबर एफ बी, आपको बताया था ना, एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी बताया था ना। जैसे कि दोनों सिद्ध हो जाता था, पहला समवृत्त अंतराल पे क्या सतत है, दूसरा विवृत अंतराल पे अवकलनीय है, तो हम लोग तीसरा शर्त पूरा करने के लिए चेक करते थे ना कि एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए बराबर एफ बी है क्या, इसकी कोटियां, कोटि समझते हैं, कोटियां मतलब समझते हैं कोटि। अब देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज का निर्देशांक निकालते हैं तो पहले भुज होता है, भुज आकामा कोटि, कोटि का मतलब समझते हैं y का मान, कोटि मतलब क्या, y का मान, ये x होता है और ये y होता है, ये कोटि का मतलब क्या होता है, ये x हो गया भुज और ये हो गया y, ठीक है ना। तो कोटिया मतलब क्या है, हमारी कोटि यही ना है, एफ ए और एफ बी, दोनों क्या है, बराबर है। यदि हमारा ये कोटि, दोनों कोटि क्या है, बराबर, एक्स ए, ये दोनों की वैल्यू भले अलग अलग है, ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, हमारे भुज भले ही अलग अलग होंगे, लेकिन अगर यदि दोनों कोटियां क्या हैं, बराबर हैं, तो दोनों कोटियां बराबर है ना, जब दोनों कोटियां बराबर होगी तो वक्र पर बिंदु ए व बी के बीच, ए व बी से भिन्न का मतलब ये कि जो भी इसके बीच में कोई बिंदु होगी, कोई थोड़ी जरूरी ना है, ए और बी के बीच कोई बिंदु होगी तो ए के बराबर होगी, बी के बराबर होगी, नहीं ना, ए और बी के बीच कोई बिंदु होगी तो इससे बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, ये तो सेम तो हो नहीं सकती है, यानी इन दोनों से भिन्न, यानी इन दोनों से क्या होगी, भिन्न होगी ना। तो इन दोनों से भिन्न कोई बिंदु सी, कम से कम एक बिंदु सी, इस पर कम से कम, यहां पे समझिए, कम से कम एक बिंदु, अधिक से अधिक अनंत तक हो सकता है, कम से कम यहाँ पे लिया गया है, कम से कम एक तो बिंदु अवश्य ऐसा होगा जिसपे स्पर्शी क्या होगी, एक शख्स के समांतर होगी, कम से कम एक बिंदु इस पर एक ऐसा बिंदु ऐसा होगा जो क्या होगा, इसके समांतर होगा, किसके, एक शख्स के समांतर, अन्यथा अनंत भी बिंदु हो सकते हैं जो समांतर हो सकते हैं, ठीक है। माने वक्र उस जिस टाइप, माने ये तो हमने एक वक्र बनाया है, वक्र अलग अलग प्रकार के, वक्र तो बहुत प्रकार के होंगे ना, जिन वक्रों पे क्या होता है, स्पर्शियां कई आ सकती हैं। देखिए ये वक्र एक मिला हमारा जिसपे कम से कम, माने दोनों, कब दोनों लेंगे, जब ये दोनों कोटियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, जब ये दोनों कोटियां आपस में बराबर होंगी तब ए और बी, दोनों बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी, ए व बी से भिन्न कम से कम एक सी, इस सी को क्या लिए हैं, स्मॉल सी ना, स्मॉल सी और एफ सी, एफ सी का मतलब क्या, एफ सी का मतलब क्या, हम सी जब लिए तो y का भी तो बिंदु लेना पड़ेगा ना, जब हमने बिंदु एक शख्स पे सी ले लिया, कोई भी बिंदु, जब ये दोनों एक सी के मान है तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी
वो भी तो एक्स ही की वैल्यू होगी। तो सी को हम एक्स अक्ष पे लेंगे और जो ये बिंदु ऊपर गया है तो सी तो हो गया, इसका निर्देशांक जब लेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जब एक्स बराबर सी ले लिए सी तो ए वाई बराबर क्या हो जाएगा एफ सी, हो गया ना। ये बिंदु कहाँ से आया, सी और एफ सी मालूम है, ठीक है ओके, ये हो गया आपका। तो इसमें इस प्रकार स्थितियों में होगी कि इस बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा एक अक्ष के क्या होगी, यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच में यह स्पर्शी है और इस पे वक्र पे कोई बिंदु है तो इस वक्र पे खींची गई स्पर्शी एक अक्ष की क्या होगी, समांतर। समांतर का मतलब आप समझते होंगे कि जो एक दूसरे को कभी ना काटे। समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं वो इसी को कहते हैं कि जो जिनकी आपस में दूरियां क्या हो, समान, यानी इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी ये सब क्या हो, आपस में बराबर हो। कहीं से भी ले जाएंगे तो सी से ये एफ सी आएगा, क्या आएगा, कहीं मिलेंगे तो एफ सी आएगा। समांतर है ये एक अक्ष के, तो ये हमारा ज्यामितीय रूप से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि इस पे रोले का प्रमेय स्थापित है। अगर ये भी देखिए कि हमने तो बोला कम से कम एक बिंदु होगा सी, अगर अधिक से अधिक तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक फिगर देख लीजिए उस टाइप में कि अधिक से अधिक में मान लीजिए कि हमारा एक ग्राफ ऐसे हो गया, ग्राफ तो बहुत सारे मिलेंगे जो आपको आएंगे, उस पर स्पर्शीय बहुत सारी एक अक्ष के समांतर होंगे। तो देखिए हमको एक ग्राफ ये है तो इस पे क्या हो रहा है कि हमको दो बिंदुएं मिल रही हैं, दो बिंदु, एक मिल रही है C1 और एक मिल रही है C2। ये C1 है और ये C2 है। चूंकि दोनों C1 पे भी एक स्पर्शी खींचे हैं और एक C2 पे भी स्पर्शी, चूंकि C1 और C2 दोनों A और B के बीच है और दोनों A और B से भिन्न भी आएगा, यानी जाहिर सी बात है जब A से आगे जाएंगे तो इससे कुछ बड़ा मिलेगा और B से पहले है तो B से कुछ छोटा होगा, लेकिन B से बराबर तो है नहीं, तो B से छोटा है। लेकिन ये C क्या है, C1 पे खींची गई स्पर्शी और C2 पे खींची गई स्पर्शी क्या है आपका एक अक्ष, हमारा यही ना एक अक्ष है, ये एक अक्ष है, इस एक अक्ष क्या है, समांतर है। अतः यह जब एक अक्ष के समांतर है तो इस पे भी हमारा क्या होगा, रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। ओके, अब ये क्या कर सकते हैं आप लोग, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए और इसे क्या कीजिएगा, इस प्रमेय को बारीकी से पढ़िएगा ताकि आपको इसमें एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। रोले के प्रमेय को सत्यापित करने से पहले हम लोग कुछ रोले के प्रमेय में प्रयोग होने वाले तथ्य जान लेते हैं। वे तथ्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से तथ्य प्रयोग होंगे। ठीक है, इन तथ्यों को की जानकारी से हमें रोले का प्रमेय अत्यधिक ज़्यादा समझ में आएगा, पर बहुत ही सरलतापूर्वक क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है तथ्य कि अचर फलन एक संतत फलन है। आप लोग को उसमें बताया था कि पहला ही शर्त क्या था कि प्रत्येक फलन क्या होता है कि समवृत्त अंतराल में सतत है कि नहीं। अगर सतत होगा तो आगे बढ़ेंगे अवकलनीयता की तरफ। तो पहले सतत के बारे में तो जानना पड़ेगा ना, कौन सा फलन सतत होता है कौन सा नहीं सतत होता है। तो देखिए कि अचर फलन एक सतत फलन है। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर के यानी कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 या -5 -6 जो भी हो अचर संख्या के रूप में रहेगा। तो वो तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए यानी कि प्रत्येक x बिलोंग्स R में ये क्या होगी, सतत होगी। ओके, अब देखिए तत्समक फलन, यदि कोई फलन एफ एक्स बराबर एक्स के रूप में हो, एक्स के रूप में, तो वो सतत फलन होगी। किसके रूप में, एफ एक्स बराबर एक्स हो तो एक्स बिलोंग्स R में वो क्या होगी, संतत फलन होगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन मतलब क्या, एक्स के पावर में आता है। देखिए बहुपदीय फलन का व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है, आपको ये व्यापक रूप का है, इसमें घात आपका एक घात का भी बहुपदीय हो जाएगा, अचर घात का भी बहुपदीय होता है, द्विघात का भी होता है, त्रिघात का भी होता है। यहाँ पे हम n घात तक लिए हैं, जितने घात का देगा आपका बहुपदीय फलन होगा। जैसे कि a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस an x पावर n, अगर इस टाइप का कोई बहुपदीय फलन है तो प्रत्येक बहुपदीय फलन x बिलोंग R में क्या होता है, सतत फलन होता है। ठीक है, तो ये सतत हो गया। इस प्रकार के फलन जो भी आएंगे वो सतत होंगे x बिलोंग R में। ठीक है, अगर मापांक आपका मापांक में दे दे, क्या हो, मापांक में दे दे, ये आपका
आर है। तो मापांक फलन यानी कि एक सतत फलन है, यानी कि एफ एक्स बराबर अगर मॉड में एक्स देता है ये मापांक फलन कहलाएगा। ये मापांक फलन है, ये क्या होता है एक्स बिलोंग्स और में क्या होता है सतत फलन होता है। ठीक है, अब चर घातांकीय रूप में जो भी फलन आएंगे वो क्या होंगे, जैसे एफ एक्स बराबर ए एक्स कामा ये हो सकता है एफ एक्स बराबर एक्स के रूप में हो, या हो सकता है एफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स के रूप में हो। तो ये भी क्या होता है एक्स बिलोंग्स और में क्या होता है सतत होता है। ठीक, लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन सतत फलन है, जैसे कि log x बेस a, log x बेस a जहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1, a का मान 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा, और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा होगा नहीं तो 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। देखिए x बिलोंग्स और तो इन्फिनिटी बना, यानी कि 1 से छोटा होगा तभी गड़बड़ है, 1 से बड़ा होगा और न ही 1 के बराबर। 1 से बड़ा मतलब क्या आपका क्या हो सकता है 1 के बराबर नहीं है, यानी कि 0 से माने क्या इन्फिनिटी तक ना, ये ना तो 0 का शामिल, ये देखिए ये विपरीत अंतराल है ना, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी लिखा गया है, इसका मतलब क्या कि आप 0 को शामिल कर लेंगे, नहीं 0 को शामिल नहीं करेंगे, हम अनंत तक लेंगे, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि सब x के प्रत्येक धनात्मक मान के लिए ये क्या a का मान यहाँ पे क्या होगा आपका 1 से बड़ा होगा, 1 से के बराबर नहीं होगा। ठीक है ना, और x का जो वैल्यू यहाँ पे है x 0 से बड़ा और अनंत के बीच में रखेंगे ना, क्योंकि ये विपरीत अंतराल है ना, 0 को भी शामिल नहीं करेंगे और अनंत को भी शामिल नहीं करेंगे, बाकी बीच में का मान हम लोग लेकर रखेंगे। तो इस तरह का रहेगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, यदि कोई फलन इस रूप का है तो ये इस वाले अंतराल पे क्या होगा वो सतत होगा, 0 और इन्फिनिटी पे। ठीक है, ज्या फलन, ज्या फलन एक सतत फलन है, ज्या फलन क्या है एक सतत फलन है। ज्या फलन एक सतत फलन है तो एफ एक्स ज्या को क्या बोलते हैं हम लोग एफ एक्स बराबर साइन एक्स, साइन एक्स को हम लोग ज्या बोलते हैं और कोसेक्स एक्स को व्यू ज्या बोलते हैं, व्यू ज्या। तो ये एक्स बिलोंग्स आर के लिए क्या होती है सतत होती है। ठीक, इसी प्रकार कोज्या फलन एक सतत फलन है, एक्स एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स कोजिया फलन है, जबकि सेक एक्स क्या है बी कोजिया है, क्योंकि यह क्या है कॉस एक्स क्या है एक्स बिलोंग्स और के लिए क्या है सतत है। ठीक, अब देखिए अस्पज्या फलन, अस्पज्या फलन क्या है, अस्पज्या फलन एक सतत फलन है। अस्पज्या यानी कि tan x, अस्पज्या यानी tan x, tan x फलन सतत फलन कब होगा किस अंतराल पे होगा, तो x बिलोंग्स और, x बिलोंग्स और में से हम प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी किसके लिए, देखिए जबकि उसमें से कौन से मान छोड़ देंगे, 2n+1/2 पाई का मान हम लोग क्या कर देंगे, जो इस रूप का r में जो संख्या आएंगी उस मान को क्या करेंगे घटा देंगे, जो जो इसका समुच्चय आएगा। जैसे कि n का मान हम लोग ये यानी पूर्णांक है, z यानी पूर्णांक, इसका हम मान -1 -2 -3 जो भी रख लें। ठीक है, ये रख करके जो भी n का मान आएगा उसमें रखेंगे, और जो भी अब बाकी संख्या आएगी उसको छोड़ करके बाकी शेष जो आएंगी वो क्या होगी हमारा, उस पर ये फलन क्या होगा सतत होगा। बाकी संख्याओं पर इनसे रिलेटेड जो अपवर्ती आएगा इसका n+2n 2n+1/2 पाई का जो अपवर्ती आएगा उस पर ये सतत नहीं होगा, जबकि इन बाकी को छोड़ करके r में जो भी ये मान आएंगे उस पर ये सतत होगा। उसी प्रकार से tan x भी, ठीक है ना, इसको को-स्पज्या कहते हैं। अब देखिए अगर आपका फलन क्या दे दिया होगा एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तब ये फलन किस में सतत होगा, तो देखिए ये x बिलोंग्स -1, इस रूप में कोई अंतराल है तो इस अंतराल पे ये सतत होगा, अन्यथा नहीं। cos x भी मैंने cos इनवर्स x भी, cos इनवर्स x भी क्या होगा इन्हीं अंतरालों में क्या होगा सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए एफ एक्स और tan एफ एक्स बराबर क्या tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, x बिलोंग्स r में यानी सभी के लिए x के r में जो भी मान आएंगे उन मानों पे ये क्या होगा सतत होगा। इन सभी का प्रयोग हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका विस्तार बताया जाएगा कैसे होगा। ठीक है ना, ओके। आगे आप देखते हैं अभी तो सतत वाला हो गया, अब क्या होता है और दूसरा शर्त पूरी करने के लिए अवकलनीयता की भी जांच करते हैं ना, तो कौन सा फलन किस अंतराल पे अवकलनीय होगा उसको भी जान लेते हैं, तब जाकर के हमें रोले के प्रमेय का जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो हमें आसानी से समझ में
आएगा। ठीक है, चलिए अब वो अवकलनीयता के वाले देख लेते हैं, जो दूसरा प्रतिबंध को पूरा करने वाला है। देख रहे हैं कि प्रत्येक फलन x बिलोंग्स r के लिए बहुपदीय फलन, प्रत्येक x बिलोंग्स r के लिए बहुपदीय फलन क्या होता है? अवकलनीय होता है। ठीक है, ये सत्य है। प्रत्येक x बिलोंग्स r के लिए चर घातांकीय फलन यानी x a के पावर x या e टू द पावर x था, वो भी क्या होता है? अवकलनीय होता है। प्रत्येक x बिलोंग्स r के लिए अचर फलन अवकलनीय होता है, ये भी अवकलनीय होता है। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत में क्या होते हैं बाबू? अवकलनीय होते हैं। यानी कि ये सारे चीज़ आपको क्या करना है? लर्न करना है। और जहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि जितना भी ये अवकलनीय है, सततता है, आप लोग फलनों के क्या सततता में और अवकलनीयता में क्या किए होंगे? पढ़े होंगे। और इस चीज़ों को क्या करेंगे हम? इस फलन में डायरेक्टली रूप से यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग रोले के प्रमेय की कुछ प्रमुख विधियां जो हम लिखवाने जा रहे हैं, जिन चरणों में क्या करते हैं हम लोग, एक एक विधि स्टेप बाइज हम लोग कैसे निकालेंगे, रोले का प्रमेय को कैसे सॉल्व करेंगे, उन चीज़ को इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए हम लोग देखते हैं रोले के प्रमेय को सत्यापित करने की विधि। रोले के प्रमेय को सत्यापित करने की विधि क्या है? तो इसमें हम लोग सर्वप्रथम क्या लेते हैं? सर्वप्रथम दिए गए फलन f(x) को लिखते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि f(x) समवृत्त अंतराल a, b में सतत है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण क्या है आपका? f(x) को a, b में अवकलनीयता दिखाना। इतना कर लेने के बाद हम क्या करते हैं? अवकलनीय दिखा लेते हैं। अवकलनीय दिखाने के बाद अगर हमारा अवकलनीय नहीं है तो हम इसके बाद स्टॉप कर देंगे, यानी कि यहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। अगर अवकलनीय है तो हम अगले स्टेप में जाएंगे। अगला स्टेप क्या है कि फलन f(x) का मान बिंदु a व b पर ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए फलन a और b का मान f(a) ज्ञात करने के लिए हम a को x बराबर a दिए गए फलन में पुट करते हैं, यानी रखते हैं, तो हमारा fa के मान आता है। फिर उसी प्रकार से fb ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? x बराबर b उस दिए गए फलन f(x) में रखते हैं, तो हमारा अलग अलग दो मान निकल जाता है, fa और fb का। उसके बाद हम ये देखते हैं, यह जांच करते हैं कि हमारा जो fa के मान और fb का जो मान आया है वो दोनों आपस में बराबर है या नहीं। यदि fa बराबर fb हैं तो रोले का प्रमेय को सत्यापित करता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं का आशय यह है कि fa इज नॉट इक्वल टू fb। अगर fa और fb बराबर नहीं है तो हमारा रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा। इतना हो जाने के बाद अगर ये दोनों बराबर है तब हम आगे जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा सॉल्यूशन, और वहाँ पे हम लिख देंगे कि रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। आगे की तरफ ले जाने का मतलब क्या? आगे उसके बाद हम क्या करेंगे? f(x) दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो f(x) आता है तो हम उसमें क्या करते हैं? x बराबर c रखते हैं। उसमें क्या करते हैं? हम x बराबर c रखते हैं और f' का मान ज्ञात करते हैं। f' रखते हैं, वो जो c है इन दोनों के बीच की वैल्यू है, a और b के बीच की वैल्यू है। हमने तीसरे चरण में और वो आपको जो रोले का थ्योरम लिखवाया था उसमें लास्ट में आपको लिखवाया था, वही c का वैल्यू हम लोग रखते हैं। f' का मान निकल जाने के बाद f' को हम 0 के बराबर रखते हैं। f' 0 के बराबर रख करके उसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं। हल करने के बाद हमें c का जो मान आता है उसके हम क्या करते हैं? देखते हैं कि यदि c का मान a और b के बीच, यदि c का मान a, b के बीच आ जाता है, a और b के बीच आता है, या मैंने a
और बी के बीच यदि कोई भी संख्या आती है, अगर इन दोनों के ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो तो हमारा वहाँ पर रोले का प्रमेय क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन इंड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि रोले का, अतः हमारा इस दिए गए फलन पे रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये पूरा विधि समाप्त हुई। और इस दिए गए विधि पे हम लोग क्या करेंगे, रोले का प्रमेय को सत्यापित करेंगे। ठीक है, इस विधि को अगर आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको रोले के प्रमेय में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए बच्चे।